జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, 26/11 का हमला हुआ था, उसमें सिर्फ हिंदुओं की डेथ हुई थी क्या? अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम भी मारे गए थे, तब वो सुरक्षित थे. ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भारत में मुस्लिम समाज की दृष्टि से सबसे मुकद्दस माने जाने वाली मस्जिद हजरत बल पर नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था. मुस्लिम समाज सुरक्षित था. अपने को स्वयं कश्मीरी होने का पता नहीं गर्व करते हैं, ढोंग करते हैं, जो भी है, परंतु कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सेंटर माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी दरगाह चरारे शरीफ आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में नष्ट कर दी गई, ध्वस्त कर दी गई, जला दी गई, और जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया. सुरक्षित थे. और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, हाशिमपुरा मलियाना कांड 1987, जिसकी जांच तक नहीं हुई. इसलिए जब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो दुख की बात यह है कि आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है. कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है. आज स्थिति यह है कि पूरे देश में शांति सुरक्षा का जो एक वातावरण बना है, अन्यथा आपकी सरकार के समय में पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक कौन सा ऐसा शहर था जहां पर आतंकवादी घटनाएं और धमाके नहीं हो रहे थे? और इन सब के बाद आप क्या लिखते थे? 26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा हमला होता है, और बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए, कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे होने वाले वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है. कांग्रेस पार्टी को साहस है तो ओबामा जी पे जाके मुकदमा कर दें. और उसके 9 महीने के बाद शर्मल शेख, जुलाई 2009, आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी. और इवन बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा हो जाता है. यानी इन वे हम ये मान रहे हैं, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है. आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी. मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी. टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर. इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है. इसलिए शांति सुरक्षा सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें. सुधांशु जी, कश्मीर फाइल्स को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसको लेकर तमाम विरोधी दल कह रहे हैं कि जिस फिल्म ने इस मान में नफरत फैलाया, उसको राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए पुरस्कार इस सरकार ने. देखिए, ये जूरी का निर्णय है, और मुझे लगता है जो लोग कला, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, ये सारी बातें करते हैं, तो उनको कलाकारों के जो जजेस थे उनके बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए. और दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई भी चीज का यथार्थ दिखाया जाता है तो इसमें नफरत कैसी? ये बताइए, ये अत्याचार करने वालों के साथ कौन अपने को जोड़ रहा है जो नफरत उसके मन में आती है? शिंडलर्स लिस्ट हॉलीवुड की बड़ी फेमस फिल्म है जो ज्यूइश होलोकॉस्ट पे बनी थी, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिले, तो किसी ने तो नहीं कहा कि वो जर्मन और ज्यूज के बीच में नफरत पैदा कर रही है. यही परिस्थिति है. क्योंकि मैं पुनः एक बात कह देना चाहता हूं, 2 उदाहरण देके. डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम को राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया 2002 में, और यह सारी सेकुलर ब्रिगेड उनके खिलाफ खड़ी थी. आज भी बताइए, डॉक्टर कलाम मेमोरियल में कितने इन सेकुलरिज्म के सूरमाओं के आपने फोटो देखिए, जाकर सोशल मीडिया पर चेक करिएगा.
15 अगस्त 47 को पहली शहनाई लाल किले पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी और उन्हें भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल के कांग्रेस के राज में नहीं मिला। इसलिए अच्छा और सच्चा मुसलमान इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये केवल मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों से जोड़कर भारत का ही नुकसान नहीं करते हैं, उस समाज का भी नुकसान करते हैं। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो सही है। चीन ने 39,000 किलोमीटर पे कब्जा कर रखा है और 60 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है, और वो धीरे धीरे नहीं बल्कि 60 नहीं। मैं आपको ये भी एक फैक्ट बता दूं, जाके चेक कर लीजिएगा। 6 जून 1957 चाइना का अखबार लिखता है कि उन्होंने सिकियांग प्रोविंस से लेकर सड़क बना ली है अक्साई चीन तक। फिर 3 फरवरी 1958 भारत का विदेश मंत्रालय उस समय देखता था इसको, विदेश सचिव पत्र लिखता है नेहरू जी को कि हां ये वेरीफाइड है कि सड़क बना ली हमारे इलाके में। 4 फरवरी 1958 नेहरू जी जवाब देते हैं इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे, इनफॉर्मल चैनल से बात करेंगे। तो ये कब्जा उस जमाने में कर लिया था। मैं 62 की बात नहीं कर रहा हूं, 62 से 4 साढ़े 4 साल पहले। उसके बाद 58 में आप चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने की वकालत करते हैं। फिर मार्च 59 में आप दलाई लामा जी को भारत में शरण देते हैं और अप्रैल 1960 में माओ का भव्य स्वागत होता है और 5 दिन वो दिल्ली में रहते हैं। और दिसंबर 1960 में भी नेहरू जी ने चाइना की परमानेंट सीट के लिए वकालत की, जबकि आपके विदेश सचिव ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि कब्जा कर लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कब्जा है, मगर बकौल नेहरू सरकार के विदेश सचिव के 3 फरवरी 1958 से। मुझे लगता है कि वो बिहार में जिस तरीके की स्थिति है और उनके गठबंधन की जो स्थिति है, तो हो सकता है इस कारण से असंतुलित होकर कोई ऐसा बयान दे दिया हो। तो इसलिए मुझे लगता है उनकी बात को जब उनकी सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, तो आप लोगों को भी बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जनाब, सारी समस्या तो वहां यही है, किसी को मोदी जी से नहीं लड़ना है, किसी को भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है, सबको आपस में लड़ना है। केवल इस बात की जद्दोजहद है कि विपक्ष का बड़का नेता कौन बन जाए। भारत का नेता तो बनने की कोई समस्या नहीं है। इसलिए ये पहले तो तथाकथित INDA अलायंस का अंदरूनी मामला है, और वैसे बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए बगैर चले आए थे, और जब वो दिल्ली आए तो अटल जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके चले गए, और दिल्ली में बैठे हुए INDIA के नेता कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और नीतीश कुमार जी का इंतजार देखते रहे। तो इसलिए ये उनका अंदरूनी मामला है, वो लोग अपने हिसाब से तय करेंगे। मगर ये सब कुछ है जद्दोजहद केवल विपक्ष में एक दूसरे को काटकर अपना कद बड़ा करने की। उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही हैं, इसीलिए तो मैंने अभी कहा ना। देखिए, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सुधांशु जी, ओवैसी ने कहा है कि एक तरफ चीन जमीन हड़पे हुए है, उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। इस पर आपको कहते हैं ना। दूसरा एक है सर, आपको लगता है कि शरद पवार ने अब अजित पवार को अपना नेता मान लिया है, थोड़ा पार्टी डिवीजन नहीं हुआ है, आपको लगता है शरद पवार भी अब NDA के हिस्सा बन गए? देखिए, वैसे जो INDA के नेता है ना, भिन्न भिन्न पार्टियां, ये पहले जब अलग अलग रहती कहती हमें मिलना है, हमें मिलना है, और जैसे ही नज़दीकी आ जाती है तो उनकी तकरार उभर के सामने आती है। मतलब दूर रहते हैं तो इकरार है और नज़दीक है तो तकरार है। तो इन पर तो मुझे पुरानी वो पंक्ति याद आती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। अब सर ओवैसी जी तो देखिए, हर मुद्दे के ऊपर मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि वो सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हैं, सदैव कोई ना कोई आक्रामक बयान देते रहते हैं। मुझे लगता है वो हैदराबाद के सांसद हैं और निज़ामुल मुल्क के निज़ाम के फरमा बरदार, झंडा बरदार हैं। तो अभी मुझे लगता है हैदराबाद की सरहदों के बारे में बात करें तो ठीक है, हिंदुस्तान की सरहदों के बारे में बातें करना मुझे लगता है उनकी हिमाकत नज़र आती है।
धन्यवाद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.